नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो महत्वपूर्ण खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा करते हैं। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का ताज़ा अपडेट क्या है, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि इलाके में नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे हमले कितने गंभीर चिंता का विषय हैं। साथ ही हम चर्चा करेंगे कि अमेरिका की मदद के बिना हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए दूसरे देश किस तरह से सक्रिय हो रहे हैं और हॉर्मुज को लेकर ईरान का आगे का प्लान क्या है। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। ईरान ने B-1 ब्रिज पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में 8 ब्रिज उड़ाने की दी धमकी। जंग के 35वें दिन ईरान के खाड़ी देशों पर हमले जारी। ईरान का अमेरिकी लड़ाकू विमान के पायलट को बंधक बनाने का दावा। अमेरिका ने ईरान से जंग के बीच अपने ही आर्मी चीफ रैंडी जॉर्ज को किया बर्खास्त। 2 अन्य सैन्य अधिकारी भी नपे। रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ से विवाद के बीच छंटनी। हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए ट्रंप ने मांगा कुछ और समय। सुरक्षा परिषद में बहरीन की तरफ से पेश किए गए प्रस्ताव पर वोटिंग कल तक टली। जंग के बाद फ्रांस का कंटेनर पहली बार हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरा। रूस का यूक्रेन पर 500 मिसाइलों से बड़ा हमला। एक व्यक्ति की मौत। हमले के कारण पूरे यूक्रेन में आपातकालीन बिजली कटौती लागू। म्यांमार की संसद ने सेना प्रमुख मिन आंग ह्वांग को चुना राष्ट्रपति। 2021 में आंग सान सू की सरकार को किया था सत्ता से बेदखल। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आत्मघाती कार बम हमला। 5 लोगों की मौत और 13 लोग हुए घायल। और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। पश्चिम एशिया में जंग अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है, जहां हमले अब सीधे सीधे अहम बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहे हैं। ईरान और अमेरिका, इजराइल के बीच टकराव लगातार तेज हो रहा है और इस बीच ईरान ने दावा किया है कि उसने एक अमेरिकी लड़ाकू विमान को गिराया है और अमेरिकी लड़ाकू विमान के एक पायलट को बंधक भी बना लिया है। आइए आपको ताजा अपडेट से जुड़ी एक खबर दिखाते हैं और इसके बाद फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। ईरान की राजधानी तेहरान को पश्चिमी शहर कराच से जोड़ने वाले ब्रिज से उठता काला धुआं पश्चिम एशिया में जारी जंग को और भड़काने का काम कर रहा है। ईरान के सबसे बड़े ब्रिज के बीच वाले हिस्से पर 2 बार हमला हुआ। ट्रंप ने ईरान के सबसे ऊंचे और $400 मिलियन से बने B-1 सस्पेंशन ब्रिज को तबाह करने की जिम्मेदारी ली। ईरान का दावा है कि इस हमले में 8 लोगों की मौत हुई और 95 लोग घायल हुए। ईरान को पाषाण युग में भेजने की धमकी देने के एक दिन बाद ट्रंप ने फिर चेतावनी दी कि 5 सप्ताह से चल रही जंग को खत्म करने के लिए कोई समझौता नहीं हुआ तो और ब्रिज और पावर ग्रिड को निशाना बनाएंगे। अमेरिका और इजराइल ने तेहरान के आसपास हमले बढ़ा दिए हैं और काफी पुराने मेडिकल रिसर्च सेंटर और स्टील प्लांट को भी निशाना बनाया है। इन हमलों पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले ईरान को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर नहीं करेंगे। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर उसने ईरान के बिजली संयंत्रों पर हमला जारी रखा तो वो क्षेत्र की ऊर्जा और टेलीकॉम कंपनियों को निशाना बनाएगा। साथ ही सहयोगी देशों में मौजूद संपत्तियों को भी निशाना बनाएगा जहां अमेरिकी सेना तैनात है। पुल पर हुए हमले के बाद ईरान ने अब जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। ईरान ने पश्चिम एशिया के 8 बड़े पुलों की लिस्ट जारी कर तबाह करने की धमकी दी है। ये पुल कई देशों की कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट के लिए बेहद जरूरी हैं। ट्रंप की युद्ध नीति का असर घरेलू मोर्चे पर दिखा। ट्रंप ने अपनी सेना पर ही सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने सेना प्रमुख रैंडी जॉर्ज को जबरन हटा दिया। इसके अलावा 2 और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों जनरल डेविड होग्ने और मेजर जनरल विलियम ग्रीन जूनियर को भी उनके पद से हटा दिया गया।
सेना की इस छटनी से ये साफ हो गया है कि जंग ट्रंप और हेग्सेथ की मर्जी से लड़ी जाएगी। इस बीच ईरान के पूर्व विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने जंग को लेकर अलग रास्ता सुझाया है। जरीफ ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप से अगर युद्ध खत्म नहीं हो पा रहा तो ईरान को रणनीतिक रूप से पहल करते हुए खुद को विजेता घोषित करना चाहिए और अपनी शर्तों पर युद्ध विराम की घोषणा कर देनी चाहिए। जंग के 35वें दिन दोनों पक्षों का एक दूसरे को निशाना बनाना जारी रहा। ईरान ने एक बार फिर इजराइल पर क्लस्टर मिसाइलों से बौछार की। इजराइल का तेल भंडार वाला शहर हाइफा और पेठा तिखवा भी हमले की जद में आया। जवाब में तेहरान और इस्फहान के आसपास हमले हुए। खाड़ी देशों पर हमले जारी रहे। कुवैत में पावर और डिसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया गया। इससे पहले ड्रोन हमले में कुवैत की मीना अल अहमदी तेल रिफाइनरी को भी तीसरी बार निशाना बनाया गया। जॉर्डन में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया गया तो सऊदी अरब ने ईरान के कई ड्रोन मार गिराने का दावा किया। वहीं इजराइल की सेना ने एक महीने में लेबनान में 3500 लक्ष्यों को निशाना बनाया है। वहीं हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एक दिन में 200 रॉकेट दागे। इस बीच ईरान ने एक और अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया। और आपको बता दें कि ईरान ने दावा किया है कि उसने एक अमेरिकी लड़ाकू विमान को मार गिराया है। ईरान ने यह भी दावा किया है कि उसने अमेरिकी लड़ाकू विमान के पायलट को अपने कब्जे में ले लिया है। पूरा जो ताज़ा अपडेट है, क्या कुछ अभी तक वहां पर हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे। अशोक सज्जनहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अशोक जी, हमने ये रिपोर्ट दिखाई, अभी तक का क्या कुछ ताज़ा अपडेट है? और ईरान का दावा है कि एक लड़ाकू विमान उन्होंने अमेरिका का मार गिराया है, पायलट को अपने कब्जे में ले लिया है। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह के हालात बने हुए हैं? जी बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी। देखिए, जैसे हालात बने हुए हैं और बनते जा रहे हैं तो ये बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत ही भयावह ये हमारे सामने एक मंजर पेश कर रहा है। मेरे विचार से जब 28 फरवरी को ये युद्ध शुरू हुआ था, किसी ने नहीं सोचा था जो 35 दिन के बाद हम ऐसे मकाम पर आ पहुंचेंगे जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसको बंद कर दिया जाएगा। पूरे विश्व की जो ऊर्जा है उसके ऊपर इतना बुरा आघात पड़ेगा, बड़ा असर होगा और यहाँ तक कि ईरान जो खाड़ी के देश हैं उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमला करेगा। ये किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि पिछले 47 साल में जितने भी युद्ध हुए हैं, हमको भूलना नहीं चाहिए जो पहले दशक में जब वो वहाँ पर इनकलाब आया था ईरान में, तो तब 1980 से लेकर 8-9 साल तक वहाँ पर इराक से लड़ाई हुई थी। परंतु उस समय भी चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो, चाहे वो वहाँ के जो और देश हों, खाड़ी के देश, उनके ऊपर कुछ हमला नहीं किया। पिछले साल 12 दिन का वहाँ पर युद्ध हुआ। इससे पहले इजराइल के साथ इतने युद्ध हुए, परंतु ऐसी हालात अभी तक कभी नहीं पहुंचे हैं। तो मैं समझता हूं जो हम ये सोचते हैं, जो बिल्कुल एकदम हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, परंतु आगे और क्या होना है, क्योंकि लोग तो इसकी भी बात करते हैं जो अगर वहां पर कोई हल नहीं निकलता है तो कहीं कोई इसमें न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग नहीं किया जाए, न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया जाए, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार होगा। अगर ऐसे चाहे टैक्टिकल छोटे वाले न्यूक्लियर वेपन्स का भी प्रयोग होता है तो ये पूरे विश्व के लिए एक, जैसे कहते हैं, एक सीमा को लांघ जाना, एक सरहद को पार कर देना, वैसी बात होगी और पूरे विश्व के लिए ये बहुत ही नागुजारा होगा। अशोक जी, कहीं ना कहीं दबाव तो अमेरिका के ऊपर भी दिखता है इस युद्ध को रोकने का, ईरान के ऊपर भी दबाव है, लेकिन क्या कारण है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को इस युद्ध को, कुछ ऐसा तो है नहीं, वो तो जो अचीव करने की बात कह रहे हैं अब सबके सामने है। ये आज से 2 दशक पुराने युद्ध तो है नहीं कि आप चीज़ों को छुपाएंगे। तो क्या कुछ बचा है, क्यों नहीं रोक पा रहे? देखिए, मेरे विचार से इसलिए नहीं रोक पा रहे हैं जो अगर यहाँ से हटेंगे, क्योंकि उनके आने के बाद जिन बातों का मैंने जिक्र किया है, 2 बड़ी बड़ी बातें हुई हैं। एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है। ये पहले पिछले 47 साल में कभी नहीं हुआ, उससे पहले जब से चल रहा है तब से कभी नहीं हुआ है। तो अगर वो वहां से चले जाते हैं ये किए बिना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से खुल गया है, तो मेरे विचार से उनकी पूरे विश्व में उनकी साख पर बहुत बट्टा लगेगा। जो आप आए थे वहां पर इस ईरान की रिजीम चेंज करने के लिए, और आप यहाँ पर हालात को और हमारे लिए, पूरे विश्व के लिए इतना आप खराब करके जा रहे हैं। दूसरी बात है,
जो ये सब जो खाड़ी के देश हैं, सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, बहरीन है, कतर है, वगैरह वगैरह, इन्होंने इतना निवेश किया है अपनी सुरक्षा के लिए। वो अमेरिका से वहां से उनकी मिलिट्री बेसिस लेकर वहां पर 1.2 बिलियन डॉलर के उन्होंने अपने वहां पर रेडार सिस्टम्स लगाए हैं, उन सब को ध्वस्त कर दिया गया है। तो उनमें एक बहुत ही अशांति है जो आप यहाँ पर हमने आपको इतना पैसा दिया है अपनी सुरक्षा के लिए, परंतु ऐसा प्रतीत होता है जो आप तो केवल इजराइल की सुरक्षा कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा में तो आपकी रुचि ही नहीं है। तो अगर आप चले जाते हैं वहां पर तो इन देशों के सामने भी उसका, और ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ऐसा नहीं समझना चाहिए जो अगर अमेरिका यहाँ से तेल नहीं खरीदता है तो उसके लिए ये क्षेत्र महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत है। इसीलिए अमेरिका यहाँ पर फिर से आया है, जो ईरान का जो तेल है उसके ऊपर वो काबू पा ले, और ईरान का जो तेल जो हर दिन 1.5 मिलियन बैरल जाता है चीन को, वो नहीं जाए, और इसीलिए वो अपने हाथ में उसको करेगा। तो चीन की जो इतनी तेजी से आगे अर्थव्यवस्था बढ़ रही है उसके ऊपर भी वो नकेल लगा लेगा। अशोक जी, होर्मुज को लेकर के हम एक अलग से अभी सेगमेंट कर रहे हैं, उस पर अभी हमसे आपसे बातचीत करेंगे हम, लेकिन क्योंकि आपने यहाँ पे होर्मुज का जिक्र किया और अमेरिका चाहता है कि होर्मुज खुल जाए, उसके बाद हम यहाँ से हटेंगे, लेकिन ईरान की रणनीति देखें, हमारे पास अभी जो डाटा आया है और काफ़ी पुख्ता ये डाटा है, युद्ध शुरू होने से पहले होर्मुज के जरिए 126 शिप निकलते थे, और जब युद्ध शुरू हुआ तो वहां पर 1 शिप या 2 शिप ऐसे निकलते थे, लेकिन कल का डाटा है 16 शिप वहां से निकले हैं, और अभी खबर आ रही है कि फ्रांस का भी 1 शिप वहां से निकला है। तो ईरान भी कहीं ये कूटनीतिक रूप से या ग्लोबल पॉलिटिक्स के रूप से अमेरिका को झटका नहीं दे रहा इसको? देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है। देखिए, ईरान के लिए दो मसले हैं इसमें। एक तो अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो बंद करता है तो जैसे आप कह रहे हैं, एक नया सेगमेंट आप करेंगे जिसमें बहरीन ने जो वहां पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में किया है वगैरह वगैरह, उसकी हम बाद में बात करेंगे जी। जी, उसमें देखिए बात ऐसी है चंद्रशेखर जी, जो पूरा विश्व ईरान के विरुद्ध होकर खड़ा हो गया है, तो उसे ये भी देखना है, जिसे कहा जाता है द डे आफ्टर, युद्ध कभी ना कभी तो खत्म होगा, उसके बाद ईरान को सभी पूरे विश्व के साथ उसको अपने संबंध बनाने होंगे, तो अपने संबंधों को वो नहीं खराब कर सकता। और दूसरा, वो चाहता है जो अगर इस मौके पर वो और देशों को अपने साथ मिला ले, और अमेरिका के विरुद्ध, जैसे ये आपने देखा है, फ्रांस है, इटली है, स्पेन है, यूके है, सब ने कहा है जो अमेरिका हमारे एयर स्पेस नहीं प्रयोग करेगा, नहीं इस्तेमाल करेगा, हम इजाजत नहीं देंगे। इसका मतलब क्या है? जो ज्यादा ईरान का साथ दे रहे हैं, अमेरिका का साथ नहीं दे रहे, नेटो का साथ नहीं दे रहे हैं, तो ये भी उसकी रणनीति में आता है। तो ये अशोक जी, क्या, क्योंकि अब तो साफ है सब कुछ, हम इसमें ज्यादा बहुत चीजें साफ हो चुकी हैं, अमेरिका की तिलमिलाहट जो आप कह रहे हैं, क्या ये परमाणु हथियारों की ओर बढ़ सकती है? कौन अमेरिका को रोकेगा? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप शुरुआत से हमने देखा है, जो वो जिसे कहा जाए डिसरप्टर इन चीफ है, जो भी हो रहा है उसमें सभी डिसरप्शन लाना, चाहे ट्रेड का हो, चाहे जियो इकोनॉमिक, जियो स्ट्रेटेजिक इश्यूज हो, जियो पोलिटिकल इश्यूज हो, तो उसमें उनके दिमाग में क्या आ रहा है, मेरे विचार से चंद्रशेखर जी, शायद उनको स्वयं भी नहीं मालूम है, परंतु फिर भी जो बड़े देश हैं, जैसे अब चीन है, रूस है, भारत है, और जो देश हैं, उनको ये बिल्कुल कहना पड़ेगा, जो ये न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं, परमाणु अस्त्र हैं, उनका बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध, वहां पर भी ऐसी बातें आई थी, परंतु इन सब देशों को दे विल हैव टू पुट देयर फुट डाउन, ये बताना पड़ेगा जो इसका यहां पर कोई नहीं है, बातचीत से इसको हमें सुलझाना चाहिए। ठीक है अशोक जी, अभी हम जैसे कि हम बात कर रहे हैं, अभी हॉर्मुज को लेकर के एक महत्वपूर्ण सेगमेंट हम करने वाले हैं, वहां पर हम बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ईरान युद्ध और हॉर्मुज स्ट्रेट के तनावग्रस्त होने के कारण पूरी दुनिया में कच्चे तेल, गैस, फर्टिलाइजर जैसे सामानों की आपूर्ति और कीमतों पर भारी दबाव देखा जा रहा है। वहीं बढ़ते तनाव के बीच हॉर्मुज को लेकर वैश्विक चिंता गहरा गई है। 40 से ज्यादा देशों ने इस पर चर्चा की है, जबकि यूएन में भी समाधान की कोशिश जारी है। भारत ने भी कूटनीति और सुरक्षित समुद्री आवागमन पर जोर दिया है। इस बीच G7 और खाड़ी सहयोग परिषद के देश भी अगले सप्ताह हॉर्मुज पर चर्चा करने के लिए एक बैठक करने वाले हैं। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि कैसे ईरान ने हॉर्मुज को अपना हथियार बनाया और दुनिया कैसे इससे परेशान हुई है। फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। पश्चिम एशिया में गहराते संकट के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर दुनिया भर में चिंता साफ नजर आ रही है। जहां एक तरफ गुरुवार को 40 से ज्यादा देशों ने होर्मुज को लेकर बैठक की, तो वहीं दूसरी तरफ यूएन सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव लाकर भी होर्मुज का हल निकालने की तैयारी हो रही है। गुरुवार को ब्रिटिश विदेश सचिव ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर एक ऑनलाइन बैठक बुलाई थी। इसमें 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। चर्चा में भारत की तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने हिस्सा लिया। उन्होंने कूटनीति और बातचीत पर जोर देते हुए नौवहन की स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में बिना रुकावट आवागमन की बात कही। साथ ही बताया कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाविकों की खाड़ी क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों में जान गई है। वहीं ब्रिटेन के मुताबिक पिछले करीब 2 सप्ताह से जारी प्रयासों के बाद 37 देशों ने होर्मुज में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहयोग करने पर सहमति जताई है। इनमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई और ग्रीस जैसे देश शामिल हैं। दूसरी तरफ यूएन सुरक्षा परिषद में होर्मुज स्ट्रेट में ईरानी हमलों के खिलाफ रक्षात्मक कार्रवाई वाले एक प्रस्ताव पर शुक्रवार को वोटिंग होनी थी, जिसे फिलहाल टाल दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रस्ताव के ताज़ा मसौदे में सदस्य देशों को एक तरफा या फिर मल्टीनेशनल नौसैनिक साझेदारियों के जरिए सभी तरह के रक्षात्मक कदम उठाने की मंजूरी दी गई है। इससे पहले ईरान ने सुरक्षा परिषद को लेकर एक चेतावनी जारी की थी। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान दोनों देशों ने ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज में सुरक्षा के लिए सहयोग पर सहमति जताई है। वहीं ईरान ने गुरुवार को कहा कि वो ओमान के साथ मिलकर युद्ध के बाद होर्मुज में जहाजों की निगरानी के प्रोटोकॉल का एक मसौदा तैयार कर रहा है। हालांकि ओमान की तरफ से फिलहाल बातचीत के बारे में कोई जानकारी नहीं आई है। उधर ईंधन की कमी के चलते पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम करीब 42 से 55% तक बढ़ गए हैं। मौजूदा संकट से पहले पाकिस्तान के पास एलएनजी का सरप्लस भंडार था, लेकिन सरकार ने अतिरिक्त गैस दूसरे देशों को बेच दी, जिसके बाद अब पाकिस्तान के पास आपातकाल के लिए भंडार नहीं है और स्थानीय स्तर पर लगातार कमी बढ़ती जा रही है। उधर बांग्लादेश में भी गैस के दामों में करीब 29% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि बीते कुछ दिनों में होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की संख्या में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। भारत जैसे कई देश ईरान के साथ बातचीत कर अपने जहाजों को स्ट्रेट से सुरक्षित निकाल रहे हैं। इसी कड़ी में फिलीपींस ने भी जानकारी दी है कि तेल को लेकर फिलीपींस जा रहे जहाजों को ईरान ने सुरक्षित रास्ता देने की बात कही है। अशोक सज्जनहार हमारे साथ बने हुए हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अशोक जी, हॉर्मुज को लेकर के अमेरिका तो ठीक है, धमकी दे रहा है कि आप हॉर्मुज खोल दो, नहीं तो हम बम फेंक देंगे, बमबारी करेंगे। लेकिन अमेरिका के अलावा जो अन्य देश कोशिश कर रहे हैं, उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? जी देखिए, ये हमेशा से खुला रहा है। इसे कहते हैं इंटरनेशनल वाटर्स, इसे कहते हैं ग्लोबल कॉमन्स। जो मतलब ग्लोबल कॉमन्स का ये मतलब हुआ जो पूरे विश्व में ये सभी कोई इसका प्रयोग कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है जी। जैसे हमारे सिर के ऊपर हवा है जो और समुद्र के जो क्षेत्र हैं वो बिल्कुल ग्लोबल कॉमन्स हैं। मतलब कोई भी इनका प्रयोग कर सकता है अगर किसी वो मिलिट्री पर्पसेस वगैरह के लिए ना हो। और हम जानते हैं जो चाहे ये हो या मलाक्का स्ट्रेट हो वगैरह वगैरह, इन सबको हमेशा से आदिकाल से इनका प्रयोग होता आया है आवागमन के लिए, तिजारत के लिए, व्यापार के लिए, सभी चीज़ों के लिए। देखिए कुछ लोग इनको मिस्टेक करते हैं, इसमें अपनी गलत फहमी उनको होती है। वो कहते हैं देखिए जी, सुएज कनाल से जाने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है, टोल देना पड़ता है, तो यहाँ पर जाने के लिए क्यों हम टोल नहीं, ईरान को अपने हक में अगर उसे टोल मांगे, पनामा कनाल में जाने के लिए उनको टोल देना पड़ता है, यहाँ पर क्यों नहीं देना। देखिए बात ऐसी है, ये नेचुरल वाटरवे है। सुएज कनाल को तो 1869 में वहां पर वो बनाया गया था। बहुत सालों तक, 15 साल तक वहां पर बड़ी
मशक्कत हुई, बड़ा काम हुआ और बड़ा पैसा लगा वहां पर, तो इसीलिए वहां पर वो अपना टोल लेते हैं। जैसे वो जाते हैं, पैनामा कनाल में भी ऐसा है। परंतु और जो इंटरनेशनल ग्लोबल कॉमन्स हैं, इंटरनेशनल वाटरवेज हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय नीति है जिसको यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉज ऑफ द सी 1982, उसके तहत यहाँ पर आवागमन बिल्कुल फ्री है। तो इसीलिए सभी देश चाहते हैं जो बिल्कुल पहले जैसी स्थिति हो। पहले कभी कोई किसी बंदूक की नोक पर इसमें फ्रीडम नहीं दिया जाता था। ये सभी अंतर्राष्ट्रीय कानून को माने, उसी के अंतर्गत यहाँ पर फ्रीडम था, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन था, फ्रीडम ऑफ टू एंड फ्रो, सब जो जहाज जाते थे। और आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, पहले करीब कितने 120-130 जहाज एक दिन में निकलते थे और अब मात्रा में थोड़ा इजाफा हुआ है। और ये मैं समझता हूं जो ईरान भी सोचता है, जो अब पूरे विश्व को अपने विरुद्ध कर लेना, इस वजह से वो उसके लिए नासमझी होगी और आगे चलते हुए उसके संबंधों के लिए यही ठीक होगा जो वन बाय वन ग्रेजुअली कैलिब्रेटेड तरीके से वो ये इसके ऊपर कुछ आगे के कदम उठाए। सर, यहाँ पर एक टेक्निकल ये क्वेश्चन है, जहाँ होर्मुज का इस्तेमाल ईरान ने किया था एक तरह से दुनिया में पूरा कैओस फैलाने के लिए, अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए, क्या ईरान होर्मुज का इस्तेमाल अब अमेरिका को अलग थलग करने के लिए भी कर सकता है या कर रहा है? जी, कर तो रहा है, परंतु देखिए अमेरिका बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी शक्ति है, पूरे विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है। उसके करीब 700 बेसेस हैं भिन्न भिन्न देशों में, 80 देशों से ज्यादा उसके वहां पर हैं और उसके बहुत देशों के साथ उसके ऐसे संबंध हैं जो वहां पर उनको सुरक्षा दी जाए। तो इसीलिए प्रयास वो करेगा, परंतु मेरे विचार से अमेरिका को पर उसका प्रभाव लॉन्ग टर्म में कम होगा। उसके अपने ऊपर जो पॉजिटिव उसका इम्पैक्ट होगा वो ज्यादा होगा, जो और देशों के साथ अपने संबंधों को वो सामान्य बनाए रखे और आगे चलते हुए उनको और भी बेहतर बनाए। और सर, इस सब के बीच प्रेसिडेंट ट्रम्प का उनका एक सोशल मीडिया पर पोस्ट आया है। उन्होंने उसमें कहा है कि होर्मुज खोलने के लिए हमें कुछ समय और दिया जाए। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, वो तो बिल्कुल जैसे फ्लिप फ्लॉप करते हैं ना, वैसे करते रहते हैं। अभी उन्होंने कल की जो अपनी स्टेटमेंट थी भारतीय समय के अनुसार 6:30 बजे उन्होंने बताया, उन्होंने कहा होर्मुज तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। कल कहा लेना देना नहीं है और अभी बोल रहे हैं कि हमको कुछ समय और चाहिए। हमको समय चाहिए। तो देखिए उनकी बातों पर मतलब ये बहुत ही अचंभे की बात है और बहुत ही दुखनीय बात है। जो इतने बड़े देश, इतने बड़े नेता, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली, जो लोग उनकी बातों का इतना पर विश्वास नहीं करते हैं। नॉर्मली कोई भी एक शब्द वहां से निकल कर आए, उससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव पड़ता है। परंतु राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने आप को ऐसा बना लिया है, ऐसे कमेंट्स करके, जो उनकी बातों का इतना कुछ विश्वास नहीं किया। ठीक है सर, भारत की ओर से सर जो ये बैठक हुई थी उसमें भारत की ओर से कहा गया कि वहां पर नौवहन स्वतंत्र होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, और भारत की ओर से कहा गया कि इसका रास्ता ये है कि डी एस्केलेशन पहले किया जाए और उसके बाद बातचीत शुरू किया जाए। इसको कैसे आप एक्सप्लेन करें? बिल्कुल ठीक है। देखिए, डी एस्केलेशन होना चाहिए और सबसे पहला कदम डी एस्केलेशन का यही होगा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। देखिए, दो चीजें जिस पे हमने कही हैं, एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और दूसरा वहां पर खाड़ी देशों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से, वो बंद होने चाहिए। तो ये पहले कदम होने चाहिए और उसके बाद जैसे भारत ने हमेशा से कहा है, डायलॉग डिप्लोमेसी से हमें आगे का रास्ता ढूंढना चाहिए, क्योंकि युद्ध के क्षेत्र में कभी किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकल सकता है। बैटलफील्ड पर नहीं निकलेगा, बातचीत से ही निकलेगा। उसी को वही रास्ता हमें अपनाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण संबोधन, आपका महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इसलिए। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। नियंत्रण पूरी तरह से छोड़ने को कहा है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने एक बयान में कहा कि यूक्रेन को डोनबास के उन क्षेत्रों से अपने सैनिकों को वापस बुलाना होगा जिन पर अभी भी उसका नियंत्रण है। इस बीच रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिगा ने दावा किया है कि रूस ने शुक्रवार को यूक्रेन पर लगभग 500 ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। इन हमलों में एक व्यक्ति की मौत हो गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश की अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी को उनके पद से हटा दिया है। यह फैसला उनके कामकाज को लेकर बढ़ती नाराजगी के बाद लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन पर यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन की जांच से जुड़े मामलों को सही तरीके से मैनेज नहीं करने का आरोप है। अमेरिका में कई बड़े अधिकारियों को पद से हटाने के बाद अब FBI के डायरेक्टर काश पटेल पर गाज गिर सकती है। द अटलांटिक की एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस में इस बात की चर्चा तेज है कि FBI के काश पटेल, आर्मी सेक्रेटरी डैनियल डिस्क्रोल और लेबर सेक्रेटरी को भी उनके पदों से हटाया जा सकता है। म्यांमार की संसद ने शुक्रवार को जनरल मिन आंग हाइन को राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया है। 2021 में लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट करने वाले सैन्य शासक अब नागरिक शासन के रूप में अपना कार्यकाल शुरू करेंगे। संसद के ऊपरी और निचले सदनों में हुए मतदान में मिन आंग हाइन को 584 में से 293 वोट मिले हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक पुलिस स्टेशन पर आत्मघाती कार बम हमले में 5 लोगों की मौत हो गई और 13 लोग घायल हो गए। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक विस्फोटकों से भरी एक कार पुलिस स्टेशन से जा टकराई, जिससे जोरदार धमाका हुआ। इस दौरान हमलावरों ने फायरिंग भी की। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर कर मामले की जांच शुरू कर दी है। रूस के उल्यानवोश क्षेत्र में एक ट्रेन के पटरी से उतरने के बाद 22 यात्री घायल हो गए। मॉस्को से लगभग 900 किलोमीटर पूर्व में स्थित इस क्षेत्र में ट्रेन के 7 डिब्बे पटरी से उतर गए। यह ट्रेन यूराल पर्वतमाला के चेलम्बियास्क शहर से राजधानी मॉस्को जा रही थी। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा से आगे बढ़कर चंद्रमा की ओर रवाना हो गया है। लॉन्च के एक दिन बाद शुक्रवार सुबह 5:19 पर ओरियन कैप्सूल ने थ्रस्टर फायर किए और पृथ्वी की कक्षा छोड़ दी। अगले 4 दिन अंतरिक्ष में सफर करने के बाद ये चांद पर पहुंचेगा। यह मिशन लगभग 10 दिनों का होगा, जिसमें चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाकर अहम तकनीकी प्रणालियों का परीक्षण किया जाएगा। पश्चिम बंगाल